नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG के फाइनल आंसर की और रिजल्ट के आ जाने के बाद आपको अब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और यदि दोस्तों आपने इन प्रोसेस को मिस किया तो आपको क्या कुछ सामना करना पड़ सकता है। एज लाइक यदि आपने रजिस्ट्रेशन मिस किया तो क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और काउंसलिंग के दौरान जो दोस्तों आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और यदि आपने CUET PG एंट्रेंस का जो फॉर्म भरा था तो उसमें यदि यूनिवर्सिटीज को आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको उस दिशा में क्या करना है, इन सभी चीजों की जो चर्चा है दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए दोस्तों करने वाले हैं। सभी चीजों की चर्चा इस दोस्तों वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते दिनों दोस्तों आपका जो CUET PG 2024 का रिजल्ट है वो फाइनली आ चुका है। जी दोस्तों, वो फाइनल आंसर की सुबह आया और साथ में दोस्तों जो है आपके जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर किए गए। अब बात यह है दोस्तों कि रिजल्ट तो डिक्लेयर किया गया, लेकिन रिजल्ट के बाद आपको करना क्या है। तो दोस्तों रिजल्ट के बाद अब आपका जो शुरू होगा वो खेला शुरू होगा किसका, एडमिशन का। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन का जो है वो जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हर एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं करा सकते, भले ही आपने CUET PG का एग्जाम दिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आपने एडमिशन का फॉर्म भरा होगा CUET PG का दोस्तों, तो आपने अपने कोर्स को जब सेलेक्ट किया होगा तो वहां पे कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज जो हैं, ठीक है, जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं। तो 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज जो है दोस्तों आपको PG के इस फॉर्म में देखने को मिला होगा, जिसमें आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया होगा, जैसे BHU हो गया, DU हो गया, ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटीज जो है आपने उनको सेलेक्ट किया, जैसे BBU वगैरह है। तो पॉइंट ये है कि अब आपको जब इसमें एडमिशन लेना होगा तो क्या आपके इस रिजल्ट के आधार पर सीधा मेरिट बन जाएगा और वहां पे जाके काउंसलिंग करा लेंगे क्या, तो आंसर है नहीं। अब आपको जो सेकंड फेज जो फॉलो करना है, सेकंड चीज, वो है आपका बेटे रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन। अर्थात जब भी कोई यूनिवर्सिटी अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि PG के फॉर्म में आपने क्या किया कि MA के कोर्स को सेलेक्ट किया था और आप चाहते थे कि MA का जो ये कोर्स है वो JNU, DU, BHU और BBAU के लिए आप करें, और आपने इन 4 यूनिवर्सिटीज को अपने जो एग्जाम फॉर्म है उसमें सेलेक्ट किया था। तो अब आपने मात्र सेलेक्ट कर लेने से आपका एडमिशन या फिर काउंसलिंग नहीं होगा। अब हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पे क्या करेगी, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करेगी। अब आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आप लोग जितनी भी यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, जैसे JNU का अपना ऑफिशियल पोर्टल है, BHU का BHU.online.in है, वैसे ही BBAU का है, वैसे ही DU.ACN है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट को अब लगातार विजिट करते रहिए। जल्द ही यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो है दोस्तों अब एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए जो है अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, एडमिशन केवल और केवल उन्हीं स्टूडेंट का उस यूनिवर्सिटी में होगा जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। यदि आप मिस कर जाते हैं तो फिर दोबारा कोई संभावना नहीं बनेगी आपके एडमिशन के लिए, भले ही आपने अपने एग्जाम फॉर्म में उन यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया हो या फिर ना किया हो। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के ही बाद आप यूनिवर्सिटी में अपना दावा पेश कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है। तो अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर कई बार होता है कि हमने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसके हिसाब से हमारा मार्क्स नहीं है, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में हम चाहते थे उस दौरान फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी नहीं शो कर रहा था। तो क्या ऐसे कंडीशन में हम उस यूनिवर्सिटी को जिसको कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था फॉर्म में, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्या? तो देखिए बेटे 2 आंसर इसके। यदि मैं जनरली बात करूं तो इसको नहीं करा सकते, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं
जो कि ये कहती हैं कि यदि आपने हमारे फॉर्म भरते समय हमें फिल नहीं किया था, हमें चूज नहीं किया था, फिर भी यदि आपने CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपके रिजल्ट आए हैं, आपका स्कोर आया है, नंबर आया है, उसी के आधार पे आप हमारे यहां पे रजिस्ट्रेशन कराइए और हम आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। तो यदि ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि ओपन रजिस्ट्रेशन कराती हैं, भले ही आपने उसको एग्जाम फॉर्म में सेलेक्ट किया हो या ना किया हो, तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होते हैं जैसे DU हो गया, BHU हो गया, GNU हो गया, ये थोड़ी कम इनमें चांसेस होते हैं कि यदि आपने जैसे कि यहां पे फॉर्म फिल ना किया हो तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करा पाए। लेकिन इस बार एनटीए की तरफ से जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये थी कि जब बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो आप क्या देखेंगे कि वहां पे कई सारी यूनिवर्सिटीज फॉर्म भरने के दौरान शो ही नहीं हो रही थी। जैसे LLM का जो फॉर्म था, LLB का जो फॉर्म था, उस दौरान शो नहीं होता। बाद में जब करेक्शन का डेट आया तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे शो होने लगी। तो कई बच्चे जब करेक्शन जिन्होंने नहीं किया है तो उनके जो यूनिवर्सिटीज है बहुत ही लिमिटेड है। तो इस बार ये हो सकता है कि जब आप यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन करने जाएं, मान लीजिए कि आपने BHU सेलेक्ट नहीं किया, DU सेलेक्ट नहीं किया, आप चाहते हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन करना, तो जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा तो जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल वेबसाइट है उनके नोटिफिकेशन ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। वहां पे स्पष्ट लिखा होगा कि क्या CUET PG फॉर्म के आधार पे आपको काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है या फिर आपने जो सेलेक्ट किया है वो अनिवार्य है या नहीं। यदि केवल और केवल CUET PG फॉर्म के आधार पे आपने सेलेक्ट किया हो या ना किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तब तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आपने ये कह दिया कि आपका चूज करना अनिवार्य है, देन उस कंडीशन में आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, जब रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो उसके बाद होगा क्या, देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपका MA का कोर्स है, ठीक है, MA के कोर्स में पूरे इंडिया से 10,000 फॉर्म जो है भरे गए, ठीक है। अब इस 10,000 फॉर्म में से जरूरी नहीं है कि टोटल कैंडिडेट जो हैं 10 के 10,000 JNU के लिए, BHU के लिए, DU के लिए, BBAU के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं MA के लिए। हो सकता है कि इस 10,000 में से 7,000 बच्चे जो है JNU के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, 6,000 बच्चे जो है BHU के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, 8,000 बच्चे जो है वो आपके किसके लिए कराएं, DU के लिए। तो अलग अलग जो है आपके कैंडिडेट जो है वो आपके JNU, BHU, DU के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आपकी बेटे जो काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ बनेगी, हमेशा जो कट ऑफ है वो किससे निर्धारित होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद जितने कैंडिडेट उस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होंगे उनके नंबर के आधार पे जो है सब्जेक्ट की कट ऑफ तैयार होगी। अब जब कट ऑफ तैयार होगी और आपने उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको यदि आपके नंबर और यदि आपके मार्क्स जो हैं उस कट ऑफ के अनुसार आते हैं तो आपको जो है काउंसलिंग के लिए जो है, जी हां, काउंसलिंग के लिए जो है बुलाया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि काउंसलिंग में बुलाए जाने का मतलब यह नहीं है कि आपका जो एडमिशन है वो तय है। कारण यह है कि हर एक यूनिवर्सिटी जितनी उनके यहां पे सीट होती है उससे लगभग 3 या 4 गुना बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाती है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, आप जानते हैं, उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या सीट छोड़ देते हैं। इसलिए हर यूनिवर्सिटीज क्या करती है, 3 गुना या 4 गुना बच्चों को बुलाती है। जैसे मान लीजिए कि 100 या 150 कैंडिडेट हैं तो लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास जो काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपके काउंसलिंग में आप जा रहे हैं, आप कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो काउंसलिंग के दौरान जो है आपकी जो लिस्ट निकलती है वो फिक्स्ड नहीं है। जो हाई रैंक के बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका पहला और सेकेंड काउंसलिंग जो आपका राउंड होता है, यदि उसमें नाम आता है तो ये मान के चलिए कि लगभग आपका एडमिशन पहले बार तो कंफर्म है, 110% उनका एडमिशन होना ही होना है। सेकेंड में आपका 70 to 80% है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो है परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे और आप कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले फी पे करना होगा। यदि आप वहां पे आते हैं तो आपको फी पेमेंट की लिंक आएगी और आपको फी पे करना होगा। अब मेन प्रोसेस शुरू होगा काउंसलिंग के। इसके बाद होगा यूं कि आपको इस फी पे करने के बाद आपके जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं,
यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपके 10th 12th लेवल के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जानना वहां पर मिलना चाहिए। यदि आप किसी रिजर्वेशन को प्राप्त करते हैं तो आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप आय से संबंधित है तो आपके पास आय का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे राज्य, शहर इत्यादि से बिलोंग करते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र इत्यादि होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के दौरान होने चाहिए, चाहे वो आपका टीसी हो, मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, आपका चाहे फिर कह लीजिए हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कह लें या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह लें, इन चीजों का होना आवश्यक है। यदि नहीं भी है तो वहां पे सर्टेन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए 90 डेज जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे कि विद इन 90 दिन, एडमिशन के 90 दिन के भीतर जो है आप इन डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जमा कर पाएंगे। जैसे टीसी, सीसी वगैरह जो है जनरली नहीं मिल पाता है बच्चों को तुरंत कॉलेज से ड्रॉप होने के बाद, तो इस वजह से उनको 90 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन कुछ मस्ट हैं, जैसे आपके रिजर्वेशन की चीजें हैं, जो आपका प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, वैसे ही आपका जो 10th 12th का है, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का है, ये सभी चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। यदि आप, कई बार होता है कई बच्चे अपीयर एग्जाम देते हैं, मतलब कि बीए के 3rd ईयर में है और मास्टर्स का एग्जाम दे, उनका बीए का 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो उस कंडीशन में भी यूनिवर्सिटी जो है उनको छूट देती है, इसलिए परेशान मत होइएगा। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑल ओके, दिन आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो ये मान के चलिए कि यदि आपने फी पेमेंट कर दिया, फी पेमेंट के लिंक आ गए, तो आपका 110% जो है आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको बेटे कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है। रिजल्ट आने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको डेली चेक करते रहिए, चाहे वो डीएचयू, बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, बीबीएयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो जहां पे आपने फॉर्म भरा है, सिलेक्ट किया है, उनकी यूनिवर्सिटीज को देखते रहिए, उनके पोर्टल को विजिट करते रहिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि उनके सर्टेन फीस लगेंगे। आप वहां पे जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर आपकी कट ऑफ लिस्ट तैयार होगी, आपके मार्क्स के आधार पे जितने स्टूडेंट हैं उसके आधार पे आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाएंगे वहां पे एक बार, और जो है आपको फी पेमेंट की जो लिंक है वो आपकी आएगी। टोटल आपकी जैसे ही फी पेमेंट की लिंक आती है आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एक बात समझिएगा कि आपके इस एडमिशन प्रोसेस में जो सीट आपका निर्धारण किया जाता है वो 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक पेड सीट होती है बेटे, और दूसरा होता है रेगुलर सीट। आप ये कर सकते हैं कि कई बार पेड सीट में एडमिशन सबसे लास्ट में होती है और यह प्रोसेस लगभग 1 मंथ तक चलता है। बच्चे पहले जैसे ही राउंड कंप्लीट होता है वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और वो काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा शिथिल होने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कोई 1-2 राउंड का खेल नहीं है, 2, 3, 4, 5 राउंड तक काउंसलिंग होती है। उसमें नंबर्स जो हैं, जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे चली जाती है, और अंत में जब पेड सीट की कट ऑफ आती है तो भी वहां पे क्या होता है, कम होता है। और अब तो पेड सीट पे जो है दोस्तों आपका क्या हो गया है कि धीरे धीरे जो रिजर्वेशन है वो भी लागू हो चुका है। ठीक है, जैसे पेड सीट में ओबीसी कट ऑफ, पेड सीट में एससी एसटी कट ऑफ, ठीक है, इसकी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है वो आप देख पाएंगे। तो यहां पर भी जो एडमिशन है वो आपको मिलेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा, इसकी बस फीस क्या है, ज्यादा है। इसलिए यदि आप चाहते हैं पेड सीट पे एडमिशन पाना, तो आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन पाना, वो भी पेड सीट में, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको काउंसलिंग पे पूरी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो इतना बच्चों को साथ नहीं देती इनमें एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आई होप कैसे आपको क्या करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप में इनमें से कहीं पर भी चूके तो ध्यान रखिएगा कि आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, हो सकता है वो आपको न मिले। तो रेगुलरली चेक किया करिए। हमारे माध्यम से यदि कोई भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है तो भी दोस्तों हम आपको सूचित कराएंगे और पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते दोस्तों इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।